न- नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है प्रथम सेमेस्टर का अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में, तो उसके बाल विकास के जो पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्यूशन कराया जाएगा वो 2018 में पूछा गया था। मीन्स 2018 में पूछे गए क्वेश्चन का यहाँ पे क्या सॉल्यूशन कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो सीडीपी है मीन्स बाल विकास है, वो क्या रहेगा, आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्या 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 25 नंबर मिनिमम लाना जरूरी है। अगर आप 25 नंबर नहीं लाएंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाएंगे सीडीपी में। फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है 25 नंबर से ज़्यादा लेकर के आना। एक नंबर भी कम हो जाता है तो लोग फेल हो जाते हैं, तो इसलिए आप इतना मेहनत करिएगा कि जिससे कि आपका नंबर 25 से ज़्यादा आए। मीन्स इतना भी आ सकता है कि 48, 49, 35, ये सब सारे नंबर लाएंगे तो आप अच्छे गेन करेंगे। ठीक है, आइए तीन ये भी इसी तरह बटा रहेगा, वस्तुनिष्ठ, अतुल उत्तरीय, लघु उत्तरीय, इन सब क्वेश्चन मतलब में बटा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, क्या है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वाला कि किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है। जो किशोरावस्था का है, जो गंभीर उथल पुथल की अवस्था है, तो किसने कहा है। अ जो है स्टेनहाल ने, ब क्या है स्किनर ने, और स क्या है ब्रूनर ने, और द क्या है बॉगले ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, या जो इसका जो है कि उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन अ स्टेनहाल ने। किसने कहा है, स्टेनहाल ने ये कहा है कि जो किशोरावस्था है इससे उथल पुथल की अवस्था बोला है। गंदी अवस्था भी एक बोला जाता है कि मतलब कि उस समय ज़्यादा गंदी अवस्था भी होती है। बच्चे उस समय मतलब कि लड़ाई करने की भी अवस्थाएँ होती हैं, अपने आप को ही बस समझते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या है स्टेनहाल ने बोला है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो ऑप्शन अ क्या है अर्जित ज्ञान का, ऑप्शन ब बुद्धि लब्धि का, ऑप्शन स वायु आयु का, ऑप्शन द लंबाई का। फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ब बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। क्या इंटेलिजेंट कोशेंट का मापन किया जाता है। ब जो होगा बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि वह मानसिक योग्यता, क्या वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा किसी व्यक्ति नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। ऑप्शन अ ज्ञान, ऑप्शन ब योग्यता, और ऑप्शन स क्या है सृजनात्मकता, और ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो आदमी क्रिएटिव रहेगा मीन्स सृजनात्मकता रहेगा, ऑप्शन राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, स होगा सृजनात्मकता। जो क्रिएटिव रहेगा तो वो नवीन रचना को प्रस्तुत करता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन स जो है क्या सृजनात्मकता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझिएगा कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। क्या भिन्न होना कहलाता है। ऑप्शन है सामूहिक भिन्नता, ऑप्शन ब बौद्धिक भिन्नता, ऑप्शन स शारीरिक भिन्नता, और ऑप्शन द क्या है वैयक्तिक भिन्नता। क्या वैयक्तिक भिन्नता। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द वैयक्तिक भिन्नता। क्या वैयक्तिक भिन्नता होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, ध्यान समझिएगा कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। ऑप्शन अ शारीरिक विकास में, ऑप्शन ब बौद्धिक विकास में, ऑप्शन स व्यावसायिक विकास में, ऑप्शन द क्या समायोजन में। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ब बौद्धिक विकास में। किसमें, बौद्धिक विकास में जो क्या होता है कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो ऑप्शन अ शारीरिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन ब भावात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन स विश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन द ज्ञानात्मक सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन स मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन स मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स
कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कराता है। क्या कराता है? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कराता है। ऑप्शन अ कल्पना, ऑप्शन ब चिंतन, ऑप्शन द तर्क और ऑप्शन सतर्क है, ऑप्शन द क्या स्मृति है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द स्मृति। क्या? स्मृति राइट ऑप्शन, ऑप्शन द स्मृति होगा। ओके फ्रेंड्स, चिंतन कहलाता है क्या? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन आता है स्मृति। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया? ध्यान से समझिएगा। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कराता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कराता है। अ शारीरिक स्वास्थ्य, अब ब संवेगात्मक विकास, द मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और द क्या? उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन द होगा उपरोक्त सभी। क्या? उपरोक्त सभी, सारे इसमें सही होंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया? ध्यान समझिए। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन ब चिंतन और ऑप्शन स क्या? कल्पना और ऑप्शन द क्या है? स्मृति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन अ तर्क। क्या होगा? राइट ऑप्शन, ऑप्शन तर्क होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नेक्स्ट, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। क्या? सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए अधिगम वक्र, ऑप्शन ब पठार वक्र, ऑप्शन स संप्राप्ति वक्र, ऑप्शन द क्या? बुद्धि लब्धि वक्र। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन अ अधिगम वक्र। क्या कहलाता है? लर्निंग कर्व मीन्स अधिगम वक्र। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर रहता है, क्या? किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर रहता है, तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थार्नडाइक के सीखने की किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन अ जो है प्रभाव का नियम, ऑप्शन ब तत्परता का नियम और ऑप्शन स अभ्यास का नियम, ऑप्शन द क्या? इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तत्परता का नियम। क्या? ऑप्शन ब तत्परता का नियम मीन्स कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट जो तत्पर होकर के सीख रहा है, इंटरेस्ट लेकर के सीख रहा है, तो वो ज़्यादा सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया? ध्यान समझिएगा। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रत्यक्ष अ क्या ऑप्शन? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ब संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स जो है अनुकरण का सिद्धांत, द अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन स होगा। राइट ऑप्शन स होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन स। राइट ऑप्शन स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन जो क्या है? ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। ऑप्शन ए अर्जित प्रेरक, ऑप्शन बी जागृत प्रेरक और ऑप्शन स क्या? निर्देश प्रेरक और ऑप्शन द क्या? व्यवहार को परिचालित करने वाला प्रेरक। फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी अ होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन स होगा, अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट ऑप्शन अ होगा अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ? ध्यान समझिएगा कि अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। तो ऑप्शन अ क्या? ध्यान के अंतर्गत, ऑप्शन ब कल्पना के अंतर्गत, ऑप्शन स रुचि के अंतर्गत, ऑप्शन द स्मृति के अंतर्गत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द स्मृति के अंतर्गत। क्या होगा? स्मृति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? कि वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। तो ऑप्शन अ समांतर माध्य, ऑप्शन ब माध्यिका, ऑप्शन स बहुलक और ऑप्शन द क्या? उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन अ होगा समांतर माध्य। क्या होगा? समांतर माध्य। राइट ऑप्शन अ होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि 15 क्वेश्चन क्या रहेगा? वस्तुनिष्ठ रहेगा। क्या रहेगा? MCQ रहेगा। मतलब 50 क्वेश्चन MCQ रहेगा और जो है क्या कि उसके बाद फिर अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या जाएंगे? अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। देखिए यहाँ से लेकर के 30 तक अति लघुत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद 31 से लेकर के
40 तक क्या रहेंगे, लघु उत्तरी रहेंगे, 31 लेके 40 तक लघु उत्तरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ 16 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कौन सी मानी गई है। शैशवावस्था की अवधि कौन सी मानी गई है, तो जन्म से लेकर के जन्म के 5 से 6 वर्ष क्या होती है, शैशवावस्था की अवधि होती है। किसकी, शैशवावस्था की अवधि 5 से 6 वर्ष होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ, ध्यान समझिए कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं, 6। कौन कौन, तो भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, घृणा और हर्ष, ये सब क्या है, संवेग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ, ध्यान समझिएगा कि बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो कैली एवं थर्स्टर ने किया है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 19 दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19 में कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते। क्या, बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं, ये आत्म केंद्रित होते हैं और ये सदा अपने में ही खोए रहते हैं। क्या, अपने में ही खोए रहते हैं, उसको अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो सामान्य बौद्धिक स्तर बुद्धि लब्धि टर्मन के अनुसार 90 से 109 तक होती है। कितना, 90 से लेकर के 109 तक होती है बुद्धि लब्धि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है कि बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया है, तो उत्तर क्या है, टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण मार्गन व मूरे ने किया है 1935 में। कब किया है, 1935 में मार्गन और मूरे ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि बालक के कोषों एवं पेशियों में, क्या, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है, तो परिपक्वता कहलाता है। क्या कहलाता है, मैच्योरिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया, ध्यान समझिएगा कि पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है, तो कुत्ते पर। पावलोव ने किस पर किया है, तो कुत्ते पर करके प्रयोग करके बताया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया, आवाज में भारीपन किस अवस्था के कारण होता है, अवस्था में आता है, तो किशोरावस्था में आता है। किसमें, किशोरावस्था में आवाज में भारीपन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर क्या है। वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, यह परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इसका आरंभ बीने ने किया। किसने किया, बीने ने किया हुआ है। नेक्स्ट जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, तो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है और इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुई थी। क्या, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुई थी। कारण यह था कि सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार उनको सेना में सैनिक अफसरों व कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। क्या, अन्य पदों पर नियुक्त करना चाहती थी, इसलिए ये वैयक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। 26 ये दिया, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है, तो विस्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्मृति कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है कि किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है, तो उत्तर क्या है, आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया कि प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सी अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत है। क्या, अर्जित
अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो क्या होता है, प्रतिष्ठा जो है अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। और प्यास, भूख और निद्रा जो है कि मानव के कंट्रोल में ये नहीं होता है, मानव मतलब कि ये नेचर के द्वारा दी गई है प्रतिष्ठा। ओके फ्रेंड्स, नेचर के द्वारा दी गई है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के दिया थार्नाइक ने किन किन नियमों का प्रतिपादन किया था? तो उत्तर क्या है इसका, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, इन नियमों का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया, ध्यान से समझिएगा। अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। अधिगम स्थानांतरण होता क्या है, इसको स्पष्ट करना है। तो अधिगम स्थानांतरण सीखने का स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण है किसी विषय को सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। सोरेनसन के शब्दों में क्या है कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि जन्म से ये अब लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 31 से लेकर के 40 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय फ्रेंड्स। ओके, कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना को विकास कीजिए। क्या विकास, सामाजिक भावना के विकास को समझाइए। तो शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उत्तर क्या इसका समझिए ध्यान से। शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना होता है। क्या करना होता है, बालक का सामाजिक विकास करना होता है। इसलिए शिक्षा को सविचार और सप्रयोजन प्रक्रिया कहा गया है। क्या मतलब पहले से ये सारी चीज़ें विचारणीय हैं और प्रयोजन के मतलब पहले से फिक्स किए गए कि इस समय ये पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, ये सारी प्रक्रिया पहले से ही है। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन होता रहता है और जिससे वह अपने आने वाली परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। समायोजन स्थापित करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आप ठंडे में रहेंगे तो गर्म कपड़ा पहनेंगे और अगर आपको गर्मी होगी तो सारे कपड़ों को निकाल फेंक देंगे और कॉटन का कपड़ा पहनेंगे। अगर जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे सामाजिक जनता बनता जाता है। क्या, सामाजिक बनता जाता है। और सामाजिक विकास पर लिंग भेद का भी प्रभाव पड़ता है। किसका, लिंग भेद का भी प्रभाव पड़ता है। बालक बालिकाओं के सामाजिक व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। क्या, बालक और बालिकाओं के सामाजिक व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान होता है और प्रयुक्त भाषा द्वारा ही लोग शिष्ट और सभ्य होते हैं। क्या होते हैं, प्रयुक्त भाषा के द्वारा ही लोग शिष्ट और सभ्य माने जाते हैं। और अंत में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के माध्यम से बालक का सामाजिक विकास या समाजीकरण भली भांति से किया जा सकता है। क्या, भली भांति से किया जा सकता है। इसके लिए परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्य और विद्यालय शिक्षक अपने अध्यापन व व्यक्तित्व द्वारा बालकों में सामाजिक भावना का विकास कर सकते हैं। क्या, सामाजिक भावना का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। बच्चे के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व है, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर क्या है, विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मानसिक विकास का कई घटक प्रभावित करते हैं और परिवार, वातावरण, समाज और अन्य परिस्थितियों से भी संबंधित घटक मानसिक विकास गति को प्रभावित करते हैं। क्या, मानसिक विकास गति को प्रभावित करते हैं। और मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, उन घटकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी मीन्स जो हमारी पापा मम्मी से मिला हुआ चीज़ रहेगा उसको वंशानुक्रम को बोलेंगे। ठीक है, तो मानसिक अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति को वंशानुक्रम से अनेक मानसिक योग्यताएं तथा गुण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, गुण प्राप्त होते हैं जिन्हें वातावरण के द्वारा परिवर्तित किए जाना असंभव है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति उससे अधिक विकास नहीं कर सकता जितना उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। क्या, वंशानुक्रम संभव बनाता है। गेट्स तथा अन्य के अनुसार किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना वंशानुक्रम संभव बनाता है। क्या, वंशानुक्रम जितना संभव बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जो दूसरा पार्ट, तो पारिवारिक वातावरण के बारे में, फैमिली इन्वायरमेंट के बारे में। बालक के मानसिक विकास पर परिवार के वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। शांत तथा सुखद वातावरण में बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत दुखद व कष्टपूर्ण वातावरण में बालक का मानसिक विकास
मंद गति से होता है। कष्टपूर्ण वातावरण रहेगा तो बालक का विकास जो रहेगा जो क्या होगा कि मंद गति से होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। सीखने के जो क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है, सीखने के पठार के दो प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताना है। तो सीखने की प्रक्रिया में पठार आने के कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। शारीरिक सीमा, क्या शारीरिक सीमा, क्या है शारीरिक सीमा? जब हमारे द्वारा अत्यधिक कार्य करने में से थकान की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें सीखने की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है और पठार का निर्माण होता है। किसका? पठार का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि अपनाने से अरुचि उत्पन्न हो जाती है और पठार बनने लगता है। क्या? पठार बनने लगता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट क्या है? अभिप्रेरणा की कमी, क्या मोटिवेशन की कमी। सीखते समय यदि उचित प्रेरणा प्राप्त नहीं होती तो छात्र सीखने के प्रति उदासीन होने लगते हैं और थकान का अनुभव करने लगते हैं। यह थकान पठार के निर्माण के प्रति जिम्मेदार होती है। फोर्थ क्या है? गलत क्रम। यदि शिक्षण विधि का क्रम गलत है तो पठार के निर्माण हेतु सहयोग देता है। क्या? निर्माण हेतु सहयोग देता है। नेक्स्ट क्या है कि अधिगम की अभ्यास की कमी। क्या? अभ्यास की कमी। सीखने की क्रिया अभ्यास के बिना पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती। क्या? सीखने की क्रिया अभ्यास के बिना पूर्णता मैच्योरिटी प्राप्त नहीं कर सकती है। सीखने के नियमों के एक नियम अभ्यास का नियम है। जब अभ्यास का अभाव होता है तब पठार का निर्माण हो जाता है। किसका? पठार का निर्माण हो जाता है। अधिगम के पठार को, क्या अधिगम के पठार को दूर करने के उपाय? अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक गणितीय विधियों का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि छात्रों में अब सीखने की शक्ति है अथवा पठार बन रहा है। यदि बन रहा है तो दूर करने के उपाय को प्रयोग करना चाहिए। यह निम्नलिखित है। क्या क्या है? शिक्षण विधि में परिवर्तन। हम टीचिंग स्किल्स में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे तो अधिगम के पठार को दूर कर सकते हैं। जब अध्यापक यह अनुभव करे कि शिक्षण में पठार आ रहा है तो उसे तुरंत शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए। पाठ को रोचक बनाने का साथ ही उसमें नवाचारी तकनीकों का प्रयोग कर प्रभावी शिक्षण करना चाहिए। क्या? प्रभावी शिक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट किससे हम दूर कर सकते हैं? तो प्रेरणा, उद्दीपन एवं पुनर्बलों का प्रयोग करके सीखने की क्रिया तब तक प्रभावी नहीं हो पाती है जब तक अध्यापक में प्रेरणा, पुनर्बलन, उद्दीपन प्रदान कर अधिगम प्रभावी करने की शक्ति नहीं होती है। वह पुरस्कार दंड से छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। पाठ्य सामग्री का संगठन। क्या? पाठ्य सामग्री का संगठन कैसे हम दूर कर सकते हैं? पाठ्य सामग्री। अध्यापक को पठार की स्थिति से बचने के लिए पाठ्य सामग्री का संगठन सरल से कठिन की ओर करना के शिक्षण सूत्र के आधार पर करना चाहिए और बालकों के मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्या? बालकों के मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ ध्यान से समझिएगा कि पावलोव के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है? ध्यान से इसको समझिएगा फ्रेंड्स। सिद्धांत क्या है पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत? तो उत्तर क्या है? सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया। क्या? अनुकूलित अनुक्रिया है। इस सिद्धांत के संदर्भ में पावलोव ने बताया है कि भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती। क्या? भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती है। यहाँ भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजक है। क्या है? स्वाभाविक उत्तेजक या उद्दीपक है और कुत्ते के मुंह में लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया है या सहज क्रिया है। पर यदि अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण भी कुत्ते के अंदर लार टपकने लगी तो इसे संबद्ध सहज क्रिया कहते हैं। क्या? संबद्ध सहज क्रिया कहते हैं या संबद्ध प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रयोग क्या उन्होंने क्या किया है? पावलोव ने किस पे प्रयोग किया? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। पावलोव का प्रयोग, पावलोव ने इस सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु अपने प्रयोग एक कुत्ते पर किया है। उसने कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दे करके घंटी बजाई, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी थी। इसका कारण यह था कि कुत्ते ने घंटी बजने से सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? घंटी बजने के बाद भोजन मिलता है। इसलिए घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबद्ध सहज प्रक्रिया की संज्ञा दी। क्या? संबद्ध सहज की प्रक्रिया दी। पावलोव के संबद्ध क्या है कि प्रतिक्रिया सिद्धांत के संदर्भ में स्किनर का कथन है कि आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर करता है। क्या? जिस पर सीखना निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या? 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण लिखिए। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। क्या? मोटिवेशन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रेरणा या विप्रेरणा शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण मोटिवेशन है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से के मोटम से हुई है। किससे हुई है? मोटम से हुई है। धातु से मानी जाती है। मोटम का अर्थ होता है मोटर या मोशन या मूव।
परंतु प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ मनोवैज्ञानिक अर्थों में साधारण अंतर है। साधारण शब्दों में प्रेरणा का अर्थ होता है किसी कार्य को करना होता है, और मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अर्थ होता है कि आंतरिक उत्तेजना। क्या? आंतरिक उत्तेजना। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेरणा या अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक आंतरिक स्थिति है। क्या? व्यक्ति की एक आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति है जिसमें कि इंटरेस्ट होता है। ठीक है। प्रेरणा व्यक्ति में उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति तक चलने वाली क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। प्रेरणा का अर्थ उन आंतरिक उत्तेजनाओं से लगाया जाता है जिन पर व्यक्ति का व्यवहार आधारित होता है, और इस प्रकार के एक आंतरिक शक्ति है। यह शक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्या? यह व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और इस शक्ति को देखा नहीं जा सकता है और न ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है तो इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। क्या? इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अब अभिप्रेरणा के प्रकार जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि दैहिक अभिप्रेरणा, शरीर की जो प्रेरणा होती है उसको दैहिक बोलेंगे। दैहिक अभिप्रेरणा जैव जनित या जन्मजात आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। इन पर शिक्षण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इन्हें भूख, प्यास, निद्रा, होम्योस्टेसिस, तापक्रम का नियमन, मात्रिक व्यवहार, काम, पलायन, युद्धुत्साह, जिज्ञासा, कीड़ा तथा हास्य विनोद जैसे अभिप्रेरणा होते हैं। क्या? हास्य विनोद जैसे अभिप्रेरणा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मनोवैज्ञानिक या अर्जित अभिप्रेरणा होता क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा है। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा क्या है, ध्यान से समझिएगा कि व्यक्तिगत अभिप्रेरणा स्वयं उपार्जित होते हैं। इन्हें व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है, और यह अभिप्रेरणा दैहिक अभिप्रेरणा का विकसित रूप भी हो सकती है। क्या? विकसित रूप भी हो सकते हैं। व्यक्तित्व के संतुलित संयोजन के लिए इनकी संतुष्टि आवश्यक है। क्या संतुष्टि आवश्यक है? ये जीवन स्तर, आकांक्षा स्तर, अभिरुचियों, अभिव्यक्ति, आदत की शक्ति, नशाखोरी एवं अचेतन अभिप्रेरणाएं होती है। क्या? अचेतन अभिप्रेरणाएं होती हैं। नेक्स्ट जो है इसका क्या है, ध्यान समझिएगा। सामाजिक अभिप्रेरणा। सामाजिक अभिप्रेरणा क्या होती है? सामाजिक प्राणी के होने के कारण व्यक्ति में अनेक अभिप्रेरणाएं सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु विकसित होती हैं। इस प्रकार के अभिप्रेरणा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर पाया जाता है, और यह अंतर उस समाज के ढांचे द्वारा नियमित होते हैं। क्या? समाज के ढांचे द्वारा नियमित होता है। सामाजिक परंपराएं, रीतियां, वेशभूषा, खान पान इत्यादि का सामाजिक अभिप्रेरणा पर असर होता है। क्या? सामाजिक अभिप्रेरणा पर असर होता है। इसमें प्रशंसा एवं निंदा, आक्रामकता, आत्मसमर्पण, संग प्रवृत्ति, अनुकरण एवं सहानुभूति आदि सम्मिलित होती है। क्या? सहानुभूति आदि सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ, ध्यान समझिएगा। ध्यान, अवधान एवं रुचि में क्या संबंध है? अवधान और अभिरुचि का घनिष्ठ संबंध है। जिन वस्तुओं से हमारी रुचि होती है अवधान उसी केंद्रित होता है, और अभिरुचि एक मानसिक संरचना है। क्या है? मानसिक संरचना है, और अवधान एक मानसिक क्रिया है। इन दोनों के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के निम्नांकित विचार प्रस्तुत किए। क्या? मनोवैज्ञानिकों ने निम्नांकित विचार प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट, अवधान अभिरुचि पर आधारित है। अब सेकेंड, अभिरुचि अवधान पर आधारित है। थर्ड, अभिरुचि और अवधान एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या? एक सिक्के के दो पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया, ध्यान से समझिए। व्यक्तिक भिन्नता से क्या प्रभावी कारक क्या है? व्यक्तिक भिन्नता को प्रभाव अधिगम प्रक्रिया उसकी उपलब्धि पर पड़ता है, तथा बुद्धि तथा व्यक्तित्व व्यक्तिक विभिन्नता के आधार हैं। इसके कारण सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। क्या? सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। व्यक्तिक विभिन्नताओं से के विभिन्न कारण हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। क्या? जिनमें से महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। वंशानुक्रम क्या है, ध्यान समझिएगा। वंशानुक्रम में वे सभी जीन सम्मिलित होते हैं जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है, जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं, और इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। क्या? शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। मन भी वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण स्वीकार करते हुए लिखते हैं। हम सब का जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है। क्या? हम सब का जीवन एक ही प्रकार से प्रारंभ होता है। फिर भी इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोगों में अंतर होता जाता है, और इसका एक ही उत्तर है कि हम सबका वंशानुक्रम भिन्न होता है, भिन्न होता है। क्या? वंशानुक्रम भिन्न होता है। अब वातावरण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वातावरण, इन्वायरमेंट।
वैयक्तिक विभिन्नताओं का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वातावरण। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार से सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी प्रकार से अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले व्यक्तियों में विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरणों के विषय में भी कही जा सकती है। क्या? भौतिक और जो सांस्कृतिक वातावरण है उसके विषय में भी कही जा सकती है। अतः वातावरण कारक का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव होता है। क्या होता है? दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जाति, प्रजाति व देश के बारे में क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक देश में रहने वाली विभिन्न जातियों और प्रजातियों में अंतर होता है। भारत में आर्य और द्रविड़ों में अंतर स्पष्ट है। इसी प्रकार हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है और इन अंतरों पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार निग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होती है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं आयु व बुद्धि। आयु और बुद्धि भी वैयक्तिक विभिन्नता का एक कारण है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। क्या? विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूढ़ बना करके अंतर स्पष्ट रेखा खींच देती है। क्या? स्पष्ट रेखा खींच देती है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा और आर्थिक दशा के बारे में डिस्कस करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील बना करके अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देती है। निम्न आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है और गरीबी के कारण ही लोग चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी गलत नहीं मानते, परंतु ये लोग उन व्यक्तियों से पूर्णता भी नहीं जो उत्तम आर्थिक स्थिति के कारण प्रत्येक कुकर्म को अक्षम्य अपराध समझते हैं। क्या? अक्षम्य अपराध समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि स्मृति को परिभाषित कीजिए। स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में डिस्कस करिए। क्या है कि स्मृति एक सामान्य पद है जिसमें भूतकाल की अनुभूति एकत्रित हो रहती है और जनसाधारण के मोबाइल में पढ़ने वाले मेमोरी कार्ड से स्मृति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। क्या? कि मोबाइल में पढ़ने वाले मेमोरी कार्ड से स्मृति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मेमोरी कार्ड में बहुत सी ऑडियो तथा वीडियो क्लिप को संग्रहित किया जाता है। मेमोरी कार्ड की अपनी निर्धारित संग्रहण क्षमता होती है। क्या? निर्धारित संग्रहण क्षमता होती है। मेमोरी कार्ड की क्षमता पूर्ण हो जाने पर नई सामग्री को संग्रहित करने के लिए पुरानी सामग्री का विलोपन करना होता है। क्या? पुरानी सामग्री का विलोपन करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार मानव स्मृति की भी व्याख्या की जा सकती है और मानव स्मृति की भी क्षमता सीमित होती है। इसके दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? इसके दो पक्ष होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसके पक्ष के बारे में। क्या है पक्ष? कि सकारात्मक पक्ष जिसे हम स्मरण तथा नकारात्मक पक्ष जिसे हम विस्मरण कर सकते हैं। स्मरण से तात्पर्य स्मृति में संग्रहित किसी विषय वस्तु को याद करने से है, जबकि विस्मरण से तात्पर्य संग्रहित विषय वस्तु को याद करने से असमर्थता से है। क्या? असमर्थता से है। अब स्मृति के प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं। स्मृति के अनेक प्रकार होती हैं। स्मृति के कुछ प्रकार टाइप्स ऑफ मेमोरी इस प्रकार हैं। सक्रिय स्मृति, जब कोई तथ्य या घटना आवश्यक पड़ने पर तुरंत स्मरण हो जाती है तो ऐसी स्मृति को सक्रिय स्मृति कहते हैं। और निष्क्रिय स्मृति, कुछ बातें बिना किसी प्रयत्न के ही स्मृति बनी रहती हैं, इसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। तात्कालिक स्मृति, किसी तथ्य को याद करने के पश्चात तुरंत याद हो जाना और उसे तुरंत दोहरा देना तात्कालिक स्मृति कहलाता है। क्या? तात्कालिक स्मृति कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अस्थायी स्मृति, कुछ तथ्य जो एक बार स्मृति के अंग बन जाते हैं और कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं तो अस्थायी स्मृति कहलाते हैं। क्या? परमानेंट मेमोरी कहलाते हैं। यह अस्थायी स्मृति के अंग बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में व्यक्तिगत स्मृति, भूतकालीन व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर जो स्मृति बनती है उसे व्यक्तिगत स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि विस्मृति का अर्थ बताइए या कितने प्रकार के। विस्मृति मतलब भूल जाना।
भूतकालीन अनुभव तथा ज्ञान के वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को ही विस्मृति कहते हैं, मतलब भूल जाते हैं। जब हम अर्जित अनुभूतियों को पुनः स्मरण करने में असफल रहते हैं तो इस असफलता को ही विस्मृति कहा जाता है। विस्मृति के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर विस्मृति की कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत करेंगे। ध्यान से देखिएगा परिभाषाओं को। क्या है कि परीक्षा में कुछ बालक याद किए हुए पाठ को भूल जाते हैं। वे उस पाठ को स्मरण करने की चेष्टा करते हैं परंतु अपने प्रयास में वे सफल नहीं होते हैं। शिक्षकों द्वारा पीटने, झिड़कने या निंदा करने से बालक और अधिक भूल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या नेक्स्ट विस्मृति के प्रकार कौन कौन से, ध्यान समझिएगा। विस्मृति दो प्रकार की होती हैं। सक्रिय विस्मृति, एक्टिव फॉरगेटिंग। कभी कभी हम किसी अनुभव या घटना को स्मृति से निकालने का प्रयास करते हैं। हम किसी तथ्य को भुलाने का प्रयास करते हैं। दुखद अनुभव यदि मस्तिष्क से न निकल जाए तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता है। फ्रायड कहते हैं कि हम विस्मृति की क्रिया के द्वारा ही अपने दुख अनुभव को स्मृति से निकालने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की विस्मृति सक्रिय विस्मृति कहलाती है। क्या? इस प्रकार की विस्मृति सक्रिय विस्मृति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिए कि निष्क्रिय विस्मृति। क्या निष्क्रिय विस्मृति क्या होती है, ध्यान समझिएगा कि पैसिव फॉरगेटिंग, यदि व्यक्ति किसी तथ्य को याद करता है, याद करने के साथ साथ ही विस्मृति प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ऐसा स्वाभाविक ढंग होता है तो बिना किसी प्रयास के भी मनुष्य भूल जाता है। ऐसी विस्मृति के कारण मनुष्य स्वयं नहीं होता है। व्यक्ति भूलना नहीं चाहता परंतु वह भूल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। प्रयास न करने पर भी भूल जाना निष्क्रिय विस्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्क्रिय विस्मृति कहलाती है। और विस्मृति एक प्रक्रिया है। बालक यदि किसी तथ्य को भूल जाते हैं तो यह कोई अपराध नहीं है। इसमें प्रमुख बातें सामने आती हैं। कौन कौन सी बातें सामने आती हैं, अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कि बाधा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, बाधा भी विस्मृति का कारण बनती है। एक विषय वस्तु को सीखने के पश्चात जब हम दूसरी विषय वस्तु को याद करते हैं तो बाधा के कारण स्मृति चिन्ह निवेल हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप विस्मृति आरंभ हो जाती है। क्या? विस्मृति आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है क्या, 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो लास्ट रहेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कि प्रश्न, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है? सांख्यिकी की परिभाषा क्या है कि बाउले ने क्या दिया हुआ है कि सांख्यिकी की अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों का ऐसा संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे से संबंध में रखा जा सकता है। क्या? एक दूसरे से संबंध में रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो वालिस तथा रॉबर्ट्स के द्वारा दिया गया सांख्यिकी की परिभाषा, उसके बारे में ध्यान समझिए। सांख्यिकी रीतियों का वह समूह है जिसके द्वारा अनिश्चितता के मध्य बुद्धिमानी से निर्णय लिया जा सकता है। क्या? अनिश्चितता के मध्य बुद्धिमानी से निर्णय लिया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रॉक्सन और काउडन, सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवेचन कहलाता है। क्या? विवेचन कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या, ध्यान समझिएगा। सांख्यिकी की प्रकृति कैसी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सांख्यिकी की प्रकृति के स्पष्टीकरण में हम यह बताना चाहेंगे कि सांख्यिकी विज्ञान भी है। क्या? सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। इसकी अलग अलग व्याख्या करेंगे। सांख्यिकी विज्ञान कैसे है? स्टैटिस्टिक्स इज साइंस, किसी क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के अध्ययन की विधियाँ सार्वभौमिक होती हैं। पूर्वानुमान लगाने का आधार विज्ञान के नियम होते हैं। विज्ञान कार्य तथा परिणाम में संबंध स्थापित करता है। क्या? कार्य तथा परिणाम में संबंध स्थापित करता है। विज्ञान के ऊपर वर्णित गुण सांख्यिकी में मिलते हैं। सांख्यिकी भी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करती है और इसके नियम सर्वमान्य तथा सार्वभौमिक होते हैं। क्या? सर्वमान्य तथा सार्वभौमिक होते हैं। इस कारण सांख्यिकी को विज्ञान कहा जाना चाहिए। क्या? सांख्यिकी को विज्ञान कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या, सांख्यिकी कला है। स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट, कला आर्ट में हमें बताती है कि कोई कार्य किस प्रकार का किया जाए तो कला तथ्यों का निर्माण भी करती रहे। कला यह भी बताती है कि उन तथ्यों को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार प्राप्त किया जाए। शिक्षा जगत में अनेक समस्याएं आती हैं। सांख्यिकी एक शिक्षक या शिक्षा शास्त्री को यह बताती है कि उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। सांख्यिकी अनेक नियमों की गणना तथा उनका प्रयोग स्पष्ट करती है। इस अर्थ में सांख्यिकी कला है। क्या है?
कला है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या ध्यान समझिएगा। वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड्स, कुछ विद्वान सांख्यिकी को विज्ञान न मान करके वैज्ञानिक विधि मानते हैं। उनका कथन क्या है कि सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। स्टैटिक्स इज नॉट अ साइंस, इट इज अ साइंटिफिक मेथड। जो विद्वान सांख्यिकी को विज्ञान न मान करके एक वैज्ञानिक विधि मानते हैं, उनका कथन है कि प्रत्येक विज्ञान में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण सांख्यिकी विज्ञान न होकर के वैज्ञानिक विधि हुई है। सांख्यिकी के आधार पर ही लक्ष्यों की पूर्ति होती है। क्या सांख्यिकी के आधार पर ही लक्ष्यों की पूर्ति होती है। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को पूरा देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दिएगा और चैनल को लाइक शेयर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, गुड नाइट।